नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे पूर्व व्याख्यान के क्रम में मैं पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के टॉक के ऊपर, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट 2 के रूप में आपसे मुखातिब हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, यह विषय प्राणी शास्त्र के सेकंड पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए प्राणी शास्त्र के सेकंड पेपर में सम्मिलित है। इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ पहले पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया। आज मैं पुनः आपके समक्ष माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को लेके डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है वो चिकनी झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली विलाई लाइक स्ट्रक्चर, अंगुली के समान संरचना की बनी हुई होती है, जिसको कि कृष्टि कहते हैं। और इस कृष्टि वाली ल्यूमेन के बीच में डीएनए के सर्कुलर डीएनए के तंतु पाए जाते हैं, और साथ ही इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इन कृष्टि के बीच में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के बीच में पाया जाता है, और जिस भाग में ये सर्कुलर डीएनए आदि पाए जाते हैं उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ देखने को मिलती है, जिसको एटीपी सिंथेज नामक एटीपीएज नामक एंजाइम्स भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के प्रमुख मार्कर एंजाइम होते हैं, और वो रेस्पिरेशन में या बायोकम्बस्टन के अंदर, ऑक्सीडेशन के अंदर काम आते हैं। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आपने पहले भी समझी थी, और मैं इसको थोड़ा और डिफरेंट एंगल से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, संरचना और कार्य के बारे में हम अभी समझ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों माइटोज यानी धागा या थ्रेड और कॉन्ड्रियोन यानी ग्रेन्यूल से बना है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं, ये आप जानते हैं। इसकी खोज कोलिकर द्वारा पहली बार इंसेक्ट्स की रेखित पेशियों में की थी, यह देखा था। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सीबेंडा द्वारा दिया गया था। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला तथा अल्टमैन ने बायोप्लास्ट कहा, और इसे कोशिकांग माना गया। आमतौर पर एक कोशिका में इनकी संख्या 1000 से लेकर 1600 तक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनऑक्सीशोषण करने वाली कोशिकाओं और स्तनधारियों की वृहद आरबीसी में स्तनधारियों की वृद्ध एज्ड आरबीसी में इनकी संख्या कम होती है। अर्थात स्तनधारियों की जो वृद्ध आरबीसी होती हैं उनमें ये नहीं के बराबर पाई जाती हैं, कम होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रिकेट्सिया बैक्टीरिया के समान होते हैं। यह मात्र वंशानुक्रम, मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का उदाहरण है। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की जहाँ तक बात है, इनकी संख्या भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। जैसे अधिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाले सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक संख्या होती है। माइक्रोस्टेरिप्स, हरित शैवाल या ग्रीन एल्गी और स्पायरोजाइट की सेल्स में एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसी तरह काओस अमीबा होता है, ये काओस इसका नाम है। और प्लेमिक्सा में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। एनिमल्स में पादप कोशिकाओं की तुलना में एनिमल सेल्स में प्लांट सेल्स की कंपैरेटिवली अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का जहाँ तक सवाल है,
आमतौर पर यह सॉसेज के आकार का या बेलनाकार या तंतुमय या छड़ जैसा होता है। इसका व्यास 0.2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर और लंबाई 10 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली आबद्ध संरचना होती है जिसमें निम्न घटक होते हैं। बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की 1:1 के अनुपात में बनी होती है। इसमें फॉस्फेटिडिल कोलिन की मात्रा अधिक होती है और इसकी मोटाई 60 से लेके 70 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी बाहरी झिल्ली द्वारा बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स 6000 kD का स्थानांतरण हो सकता है। इसमें बड़ी संख्या में धसे हुए प्रोटीन होते हैं जिन्हें पोरिन भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट बाहरी झिल्ली की सतह पर व्रंत विहीन कण पाए जाते हैं जिनसे पार्सन की उप इकाइयाँ या सब यूनिट्स ऑफ पार्सन्स कहा जाता है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश क्या होता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के मध्य 80 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम आकार का रिक्त स्थान होता है। भीतरी झिल्ली जो होती है इसकी, यह माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है जिस पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के एंजाइम्स पाए जाते हैं और इस झिल्ली पर एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। भीतरी झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन की बाहरी सतह को सी फेज तथा आंतरिक सतह को एम फेज कहा जाता है। सी फेस और एम फेस कहा जाता है। इसी तरह से क्रस्टी जो होता है, ये क्रस्टी आंतरिक झिल्ली में कई उभार होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, अंगुली समान संरचनाएं होती हैं, अंतर्वलन होता है जिन्हें क्रस्टी कहा जाता है। क्रस्टी में टेनिस के रैकेट के समान संरचना होती है जिन्हें F2 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स या आंतरिक झिल्ली की उप इकाई इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट्स कहा जाता है। ऑक्सीसोम्स ATPase एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में भाग लेते हैं या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेते हैं। इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ऑक्सीसोम्स का निर्माण दो फैक्टर्स या दो कारकों F0 तथा F1 के द्वारा होता है। F0 पार्टिकल्स ऑक्सीसोम्स के आधार पर होते हैं जो आंतरिक झिल्ली के साथ F1 पार्टिकल के जोड़ने में मदद करते हैं और F0 और F1 पार्टिकल्स को OSCP ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फरिंग प्रोटीन कहा जाता है। दो ऑक्सीसोम्स के बीच की दूरी 100 एंगस्ट्रॉम होती है, अर्थात दो ऑक्सीसोम्स जो होते हैं आपस में 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स झिल्ली आंतरिक झिल्ली से घिरे हुए स्थान में भरे द्रव को मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है, अर्थात जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं आंतरिक झिल्ली वाले, उनके द्वारा घिरे हुए स्थान में एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसको कि मैट्रिक्स के रूप में बताया जाता है या जाना जाता है। इसमें कुल माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन का लगभग 2/3 या कुल माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन का लगभग 2/3 भाग होता है। ये प्रोटीन में क्रेब्स साइकिल या क्रेब चक्र एंजाइम या श्वसनकारी एंजाइम्स इसके अंदर स्थित होते हैं।
विशेष माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स tRNA और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीनोम की कई प्रतियां शामिल होती हैं इनके अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए mtDNA उपस्थित होता है, जिसके कारण यह अपने प्रोटीन एवं एंजाइमों का निर्माण खुद कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं और नेकेड, दानेदार या ग्रेनुलर, गोलाकार अर्थात सर्कुलर और हाई जीसी अनुपात, हायर जीसी रेशो वाला मॉलिक्यूल होता है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए mtDNA कोशिका के कुल डीएनए का 1% भाग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जीनोम mtDNA का आकार छोटा होता है, लेकिन जीन की संख्या बहुत अधिक होती है। इसी तरह से mtDNA का आकार जानवरों की तुलना में पौधों में अधिक होता है। इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, ये सेल है, सेल के अंदर ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको यहाँ इलार्ज करके दिखाया हुआ है। ये इसकी जो राउंड सर्कल है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। ये यहाँ पर देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। तो इस सेल के अंदर एक सेजाइटल सेक्शन इसका निकाला गया है। तो ये न्यूक्लियस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में बीच के अंदर, क्रिस्टी के अंदर जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, उस मैट्रिक्स में सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। mtDNA में उत्परिवर्तन से लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी विकार उत्पन्न होता है, जिसमें नेत्र की ऑप्टिक नर्व से जुड़े न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। mtDNA का उपयोग फाइलोजेनेटिक संबंधों के अध्ययन के लिए किया जाता है। राइबोसोम्स और आरएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होता है, जो 50S और 30S सब यूनिट से बना होता है, तथा कुछ मात्रा में आरएनए पाया जाता है। इसके फंक्शंस का जहाँ तक सवाल है, इसमें कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इसमें एटीपी का संश्लेषण, एटीपी का प्रोडक्शन, एटीपी का स्टोरेज और परिवहन होता है। और ये तीनों कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण इसको कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरो हार्मोन के निर्माण में मदद करते हैं, न्यूरो हार्मोन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इसी तरह से वाइटेलोजेनेसिस के दौरान, जो कि योग का निर्माण की प्रक्रिया होती है ओजेनेसिस में, वाइटेलोजेनेसिस, तो वाइटेलोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल काइनेज एंजाइम योग को घना और अघुलनशील बनाता है। इसी तरह से माइटोप्लास्ट, यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए तो इसे माइटोप्लास्ट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली होती है, आप जानते हैं, एक तो बाहर की स्मूथ मेम्ब्रेन होती है और अंदर की ओर की रफ होती है, जो कि क्रस्टी का निर्माण करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली स्मूथ झिल्ली को अगर हटा दिया जाए, चिकनी झिल्ली को हटा दिया जाए, तो जो बची हुई संरचना होती है उसको कहते हैं माइटोप्लास्ट। बाहरी झिल्ली को हटा देने के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया कार्य कर सकता है। कारण क्या है? क्योंकि क्रस्टी के अंदर ही मैट्रिक्स भरा हुआ होता है और सारा का सारा जो माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन का कार्य है
वो क्रस्टी के द्वारा घिरे हुए मैट्रिक्स के अंदर ही, इनर मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स के अंदर ही संपन्न होता है। तो इस तरीके से ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक पूरा हो गया। आप इसे पढ़िएगा और कोई बात नहीं समझ में आए तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रकार यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर में सम्मिलित है।